अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप। हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी का कोर्स चल रहा है। हमने लास्ट 15 लेक्चर्स जो हैं वो कवर किए हैं। लास्ट 15 लेक्चर्स में हमने कोशिश की कि हम जो हैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताएं। स्ट्रेटजी क्या चीज़ है, स्ट्रेटजी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, स्ट्रेटजी के कितने पोर्शन हैं। हमने बात की थी कि हमारे पास स्ट्रेटजी के 3 फेज होते हैं। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है एंड देन लास्ट फेज स्ट्रेटजी एवेल्युएशन। स्ट्रेटजी को एवेल्युएट कैसे करते हैं, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेशन के लिए हमारे पास हमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इस स्क्रीनिंग में हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और जो हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट है, इसके हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। हमने स्ट्रेटजी के 3 फेजेस पे बात की, फिर हम आगे आए और हमने बात की कि हमारे पास जो है वो जो आपके पास फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी इन्वायरमेंट को। हमने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स कुछ होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं और कुछ जो होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में हमने इन डेप्थ बात की थी। आपके पास इकोनॉमिक फैक्टर्स की, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आपके पास होते हैं, फिर आपके पास जो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। हमारे पास डिफरेंट जो हैं टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनोवेशंस हैं, ये हमारे पास सारी इम्पैक्ट करती हैं आपकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के फेज़ को। फिर हमने इन डेप्थ बात की आपकी मिशन क्या चीज़ है, विजन के ऊपर हमने जो है बात की, विजन मिशन स्टेटमेंट के हमने एग्जांपल्स डिस्कस की, हमने विजन मिशन के कंपैरिजन किया। फिर हमने बात की कि जो विजन है ये आपकी फ्यूचर जो ओरिएंटेड होता है, जो मिशन है वो आपके जो करंट पोजीशन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। इस तरह हमने इस चीज़ को भी बताया कि जो मिशन है वो आपके पास विद टाइम जो है वो चेंज होते रहता है और मिशन कभी भी आपके पास कंसिस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि आपके पास इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो कंसिस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। और इस चेंज को इनकलकेट करने के लिए हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को जो है बेहतर बनाने के लिए हमें स्ट्रेटजीज़ को रिविजिट करना पड़ता है और हमें मिशन स्टेटमेंट को दोबारा बार बार जो है वो रिविजिट करना पड़ता है। इसके मिशन विजन के बाद हमने जो बात की, हमने बात की थी हमारे पास जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसकी हमने असेसमेंट की। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के असेसमेंट में हमने स्वॉट एनालिसिस पे काम किया, फिर हमने एक्सटर्नल फैक्टर एवल्यूशन मैट्रिक्स हमने देखी, फिर हमने जो है बात की थी कि हमारे पास जो कम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स है उसको हमने देखा। यहाँ से पहले जो लास्ट 15 लेक्चर्स हैं इसमें हमने जो है विजन मिशन, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की असेसमेंट जो हमने बात की। जो हमारा नेक्स्ट फेज है, जो हमारा आज का फेज होगा, उसमें हम बात करेंगे अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की असेसमेंट के ऊपर। लेकिन आज के लेक्चर को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा आपको लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा जो है रिविजिट करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें हमने कवर की। लास्ट लेक्चर में जो हमने चीज़ें कवर की वो हमारे पास था कम्पिटिटिव एनालिसिस। कम्पिटिटिव एनालिसिस में हमने बात की थी पोर्टर के 5 मॉडल्स की। ठीक, ये हमारे पास तमाम एक्सटर्नल असेसमेंट की मैं आपको रिकैप करवा रहा हूँ जो हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा। कम्पिटिटिव हमने जो 5 फोर्सेस पढ़ा, 5 फोर्सेस के अंदर हमने जो है 5 डिफरेंट डायमेंशंस जो है उसमें आपके पास बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर आपके पास है, राइवलरी अमंग द कंपटीटर्स आपके पास हैं। ठीक है, फिर हमारे पास थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास जो है हमने इस 5 मॉडल्स में पढ़ी और ये आपके पास जो है इन्वायरमेंटल स्क्रीनिंग या जो आपके कंपटीटर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग या उनके एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके पास। फिर हमने बात की कि हमारे पास जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है उसके हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं, उन सोर्सेज को हमने इन डिटेल डिस्कस किया। फिर हमने फोरकास्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स की बात की। इसमें हमने फोरकास्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स हमने 2 किस्म की फोरकास्टिंग टेक्निक्स को देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड। फिर हमने इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर हमने एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स पढ़ी। हमारे पास ये मैट्रिक्स थी जिसने क्वांटिफाई किया, जिसने न्यूमेरिक नंबर दिया, हमें एक वैल्यू दी कि उस वैल्यू की बेस पर आप जो हैं वो डिसाइड करें कि वेदर आपकी जो फॉर्म की स्ट्रेटजीज हैं वो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, जो थ्रेट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको प्रॉपर मॉनिटर या उनको प्रॉपर एड्रेस कर रही हैं या नहीं। तो हमने इसके अंदर देखा। देन हमने बात की कम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। कम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स में हमने अपना कंपैरिजन किया अपने कंपटीटर्स के साथ। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो है की सक्सेस फैक्टर लिए और हमने उनकी सक्सेस फैक्टर को मैच किया अपने की सक्सेस फैक्टर के साथ, अपने साथ और अपने कंपटीटर्स के साथ। मैंने आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स भी आपके लिए ऐड करवाई थी।
हमने कंपेयर किया था कोक को पेप्सी और जो आपके पास कैडबरी है उनके साथ हमने कंपेयर किया। फिर मैंने आपको टेलीकॉम सेक्टर में एक एग्जांपल दी थी जिसमें हमने यूफोन, जोंग और टेलीनॉर को हमने कंपैरिजन किया। होपफुली आप उस चीज़ को समझ चुके होंगे, आपने प्रैक्टिस भी की होगी एंड मे बी दिस इज़ वन ऑफ योर असाइनमेंट हमारे पास कि आप कंपैरिजन करें इंडस्ट्री का। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल असेसमेंट के हमने बात की थी, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल असेसमेंट को प्रॉपर देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे इंटरनल असेसमेंट की। इंटरनल असेसमेंट में जो हमारे पास जो चीज़ें हम आज कवर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस about the nature of an internal audit, what is meant by the internal audit and what is the nature of the internal audit. Then we should discuss about the resource based view जो हमारे पास organization के internal resources हैं, they usually considered more important than that of the external resources. तो resource based view को हम importance बात करेंगे, resource based view क्या है, किस चीज़ को describe करता है, इसकी importance क्या है एक industry के लिए. Then we should integrate our strategy with the culture. इसमें हम US की कुछ फॉर्म्स हैं, यूएस की फॉर्म्स का हम कंपैरिजन करेंगे दूसरी फॉर्म्स के साथ। हर कंट्री का अपना कल्चर होता है, हर कंट्री की अपनी स्ट्रेटजी होती है एंड वी हैव टू फॉलो दैट कल्चर एंड वी हैव टू अडैप्ट दैट कल्चर। फिर हम बात करेंगे कुछ फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट क्या चीज़ है, मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं, हम इसको जो है प्रॉपर ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर का हमारा ये पोर्शन है। तो we are going to start with our today's lecture, nature of the internal audit. हम बात करेंगे जो internal audit basis for the objective and strategies of course. हमने external assessment की तो हमारा मकसद यही था कि हम अपने input दे सकें अपने strategies को and objective को। the same for the internal audit, हम internal audit करने जा रहे हैं और हमारा जो main focus है objective है वो यही है कि हम अपनी strategies को अपने objectives को हम कुछ बेसिस प्रोवाइड करें, उनको हम कुछ एक इनपुट जो है उनको हम दे सके। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इंटरनल ऑडिट में बात करते हैं, हम वो बात करते हैं इंटरनल स्ट्रेंथ की और इंटरनल वीकनेसेस की। हमने जब एक्सटर्नल असेसमेंट की बात की तो वहाँ पे हमने एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात की, जबकि हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड इंटरनल वीकनेसेस। इंटरनल स्ट्रेंथ आपके पास जो है आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, इंटरनल स्ट्रेंथ आपके पास एक एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स है, आप जो हैं इंटरनल स्ट्रेंथ आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी है, आप इंटरनल जो है ऑफ कोर्स ये आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका कॉस्टली है तो ऑफ कोर्स मे बी दिस इज वन ऑफ योर वीकनेस, ठीक है। आपके पास जो है लेबर जो है स्किल्ड नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो वो आपकी एक वीकनेस है, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज जो हैं उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की हुई तो ये आपकी एक वीकनेस है इंटरनल, बट ये ऐसी चीज़ें जिनको हम कवर कर सकते हैं। We should proceed with the second point now. All organizations have strengths and weaknesses in the functional area of the business. Of course हमने जो बात की कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है डिफरेंट फंक्शन एरियाज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद को जो है डिफरेंट फंक्शंस डिवाइड कर लेती है और अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना लेती है ताकि उनके पास हर डिपार्टमेंट की जो मॉनिटरिंग और वैल्यूएशन है वो आसान हो जाए। जो आपके पास पास्ट एरा थे वहाँ पर सब कुछ एक ही जगह पे आपके पास था, असेंबली लाइन ईच एंड एवरीथिंग, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हर जगह आपके पास एक ही जगह होती थी। बट अब आपके पास क्या चीज़ है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग अलग है, प्रोडक्शन अलग है, असेंबलिंग अलग है। इनको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, इनको डिफरेंट पोर्शंस के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया एंड और इसकी इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस भी है प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर, इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करने में भी इसकी इंपॉर्टेंस है और प्रोडक्ट की क्वालिटी रिटेन रखने में भी इसकी इंपॉर्टेंस आपके पास है। अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपना काम प्रॉपरली कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट जो है दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करता। हर डिपार्टमेंट अकाउंटेबल है अपने उस प्रोग्रेस का जो कि उसको मॉनिटर करना थी, जो उसको फुलफिल करनी थी। जो टास्क एक डिपार्टमेंट को दिया गया वो उसको हर हाल में पूरा करना है, दूसरे डिपार्टमेंट को अपना काम करना है। एंड ऑफ द डे तमाम चीज़ें असेंबल होकर एक प्रोडक्ट की फॉर्म में आउटकम मिलती है आपके पास। ये चीज़ हमारे पास जो है आपके पास फंक्शनल अलाइनमेंट है। आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिनर्जी की टर्म की यूज़ की जाती है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल सिनर्जी जो है, डिपार्टमेंटल लिंक आपके पास है। तो हमारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कुछ स्ट्रेंथ्स भी होती हैं बट कुछ वीकनेसेस भी होती हैं उनके फंक्शनल एरियाज में जिसमें वो काम कर रहे होते हैं। नो एंटरप्राइज इज इक्वली वीक इन ऑल द एरियाज। हर एंटरप्राइज जो है वो इक्वली वीक नहीं होगी, वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस हर ऑर्गेनाइजेशन जो है कभी भी आपके पास जो है हर चीज़ को फुल
फुली मॉनिटर नहीं कर रही होगी। अगर एक यूनिवर्सिटी है उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचर्स हैं वो अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, सब कुछ है, बट अगर आपके पास रिसर्च प्रोडक्टिविटी नहीं है तो ऑफ कोर्स आपके पास वो तमाम चीज़ें तो आपके पास हैं, बट आपके पास रिसर्च प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। तो स्किल्ड एम्प्लॉय होने का, एक अच्छा पढ़ा लिखा आपके पास एम्प्लॉय होने का मतलब जरूरी नहीं कि आपके रिसर्च पेपर भी निकल रहे होंगे। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि हमारे पास हर जगह पर जहाँ पर आपके पास कुछ आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ्स हैं, वहाँ जो वीकनेसेस हैं उनका फैक्टर भी आपके पास होगा। तो कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग वीक इन ऑल द एरियाज, हर जगह पर वो वीक नहीं होगी, हर जगह पर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। कुछ एरियाज में आप जो है वो एक्सेल कर रहे होंगे, मे बी आपका जो आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है, आपकी सेल्स अच्छी हो, बट आपका जो एडवर्टाइजमेंट फेस जो है वो शायद आपके पास वो अच्छे ना हो, मार्केटिंग जो आपके जो है स्टाफ वो अच्छा ना हो, वहाँ पे आप कुछ वीक आपके पास प्रॉब्लम्स हो। हर आपके पास कभी भी एक फुल जो है वो एक स्ट्रेंथ्स का फेज नहीं होगा, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस साथ साथ हैं। बट जो वीकनेसेस हैं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देकर, उनको अच्छी फैसिलिटीज देकर उन वीकनेसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कपल्ड विद एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। ऑफ कोर्स जो हमारे पास इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं वो इन लाइन हमारे पास होती हैं एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के। एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के अंदर हैं, आपको अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता है, और आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं रिलेटेड टू दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो भी आपको जो है मार्केट स्कैनिंग से मिल जाती हैं। तो आपके पास जो स्ट्रेंथ्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग की हैं और आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, आप जो है वो टेलीकॉम की अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ्स जो है वो मैच नहीं करती उस एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी के साथ। तो जो आपके पास इंटरनल स्ट्रेंथ्स हैं उनको मैच करना चाहिए आपके पास एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी के साथ या एक्सटर्नल थ्रेट के साथ जो भी आपके पास है। तो जहां हमने बात की थी कि हमारे पास स्ट्रेंथ स्वॉट एनालिसिस हमने कहा था, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, उसकी जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी, तो वहां पे हमने अपनी स्ट्रेंथ को जो है अपॉर्चुनिटी के साथ भी कंपेयर किया था, हमने अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो अपनी जो थ्रेट्स थी उनके साथ भी कंपेयर किया था। देन वी कंपेयर्ड आवर वीकनेसेस विद अपॉर्चुनिटीज एंड वीकनेसेस विद द थ्रेट, और यहाँ पर फिर हमने एक स्ट्रेटजी जो है वो हमने बनाई थी। ठीक, तो वो जो स्ट्रेटजीज हैं वो आपके पास अब यहाँ पर जो है काम आ रही हैं। ऑफ कोर्स कि आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो एक्सटर्नल जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके साथ जो है वो कपल्ड होती है, उनके साथ उनका इंटरलिंक होता है, और इंटरनल स्ट्रेंथ्स ही ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती हैं कि आप कैपिटलाइज कर सकें एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को। A clear statement of mission provide the basis for establishing objectives and strategies. This thing is very much clearly discussed कि आपके पास एक clear मिशन स्टेटमेंट का होना जरूरी है, एंड रिटन डिक्लेरेशन, आपके पास जो विजन स्टेटमेंट है और जो मिशन स्टेटमेंट है इसका रिटन होना बहुत जरूरी है। हमने बात की थी कि हमारे पास बिजनेस वीक जो आपके पास है, फॉर्चून है, वहां पर जो है एक आर्टिकल के अंदर ये बात डिस्कस की गई, एंड द लिटरेचर हाईलाइटेड दिस थिंग दैट दोज फर्म विच हैव clear and written mission and vision statement, ठीक, they earn 30% more on their financial ratios than that of those firms who don't have the written mission and vision statement. आपके पास वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी मिशन स्टेटमेंट रिटर्न होती है वो अपने फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर जो है वो 30% ज़्यादा अर्न करती हैं बनिस्बत उन फर्म्स के जिनके हमारे पास जो है वो मिशन स्टेटमेंट रिटर्न नहीं होती। ऑफ कोर्स मिशन और विजन स्टेटमेंट एक डायरेक्शन देती है आपको एम्प्लॉयज़ को, तो इसका रिटर्न होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपर एक पाथ वे, एक कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट करें, जो स्ट्रेटजीज हैं उनको प्रॉपर्ली अडॉप्ट करें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन विजन है उसको जो है प्रॉपरली जो है वो एड्रेस किया जा सके। जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारे पास है कि parallel processes of the internal audit of the external audit। जो हमारे पास इंटरनल ऑडिट तो हमारे पास है ही है, बट हमारे पास कुछ पैरेलल प्रोसेसेस हैं जो कि हमारे पास इंटरनल ऑडिट के साथ साथ आप चला रहे होते हैं, और जो आपके पास एक्सटर्नल ऑडिट है इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आएगी। तो ये आपके पास कुछ डिफरेंट एरियाज हैं, आपके पास आपकी मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है, आपके पास प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस हैं, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपके पास तमाम वो एरियाज हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आप जो है अपना इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिट के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आप प्रॉपरली फैसिलिटेट कर सकें। हमारे पास जो की इंटरनल फैक्टर्स हमारे पास हैं
उनको हम देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है कि इंटरनल फैक्ट फोर्सेज आपके पास जो है वो कौन कौन से हैं। अ फर्म स्ट्रेंथ दैट कैन नॉट बी इजीली मैच्ड और इमिटेटेड बाय द कंपीटिटर्स आर कॉल्ड द डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। जो आपके पास डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज आपके पास होती हैं, ये आपके पास वो यूनिक बिजनेस कैपेबिलिटीज या कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो कि आपको सुपीरियर बनाते हैं आपके कंपटीटर से। ठीक है, आपके पास जब यूनिक कॉम्पिटेंसीज आपके पास होंगी और अपने आप जो कंपटीटर्स हैं उनसे आप डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंट आप होंगे, कॉम्पिटेंसीज आपकी होंगी, तो आप जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है उसको आप जो है वो गेन करने में आपके पास एक आसानी रहेगी। बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इन्वॉल्व टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। अगर आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं तो जो आपकी यूनिक कैपेबिलिटीज हैं आप उनको जो है ज्यादा फोकस करें। बल्कि ये कहा जा सकता है कि जो आपकी यूनिक कैपेबिलिटीज हैं वही वो कोर एरियाज हैं, वही वो कोर स्किल्स हैं, या वही वो कोर फंक्शंस हैं, या वही वो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में अपॉन योर कॉम्पिटिटर्स। तो हमारे पास इन कोर कॉम्पिटेंसीज का जो है वो होना ज़रूरी है। ये आपको ना सिर्फ डिफ्रेंशिएट करती हैं आपके कंपटीटर से, बल्कि हेल्पफुल होती हैं एक बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करने में और प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स को इंक्रीज करने में। A distinction competency is a competency unique to a business organization, a competency superior in some aspects that the competencies of the other organization which enable the production of unique value proposition in the function of the business. Of course, हमारे पास कुछ ऐसी competency, कोई ऐसी skill, कोई ऐसा competitive advantage जो कि आपके competitors के पास ना हो, तो वो आपको किसी बिजनेस का एक यूनिक जो है वो फंक्शन जो है उसको क्रिएट करने में या उसको फैसिलिटेट करने में आपकी हेल्प करेगा। स्ट्रेटजीज आर डिजाइन्ड इन पार्ट टू इम्प्रूव ऑन द फर्म वीकनेसेस, turning them into strengths and may even into the distinctive competencies. जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं ऑफ कोर्स दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस आपके पास क्या है। जो ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं या जो भी आपके ट्रेनर या कंसल्टेंट्स आपके पास हैं, उनका मेजर काम ही यही होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल वीकनेसेस हैं उनको कम से कम करें और उन वीकनेसेस को जो है कन्वर्ट करें आपकी स्ट्रेंथ्स के अंदर। तो जो आपके पास वीकनेसेस हैं उन वीकनेसेस का स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का एक और फायदा आपके पास ये भी है कि आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं कि ये जो वीकनेसेस हैं अगर हम इनको ओवरकम करें तो हम मार्केट के अंदर जो है एक लीडिंग एज जो है वो ले सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की फर्म्स हैं वो स्पेसिफिकली जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज हैं वो स्पेसिफिकली जो है अटैच की जाती हैं या उनको बनाया जाता है ताकि हम अपनी वीकनेसेस को जो है वो कम से कम कर सके। वीकनेस आपकी जो है वो उनको जब कन्वर्ट किया जाता है आपकी स्ट्रेंथ्स के अंदर, तो जो ये स्ट्रेंथ्स हैं इनका ज़्यादा होना आपके लिए फेवरेबल है और ये आपको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवा सकता है ओवर योर कम्पिटिटर्स। जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास है रिसोर्स बेस्ड व्यू। रिसोर्स बेस्ड व्यू हम बात करते हैं कि हम अपने इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनको हम देखते हैं। द रिसोर्स बेस्ड व्यू टेक द अपोजिंग व्यू टू दैट ऑफ इनपुट आउटपुट थ्योरिस्ट। हमने जब अपनी एक्सटर्नल असेसमेंट जब हमने की थी, एक्सटर्नल असेसमेंट के अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन की जो हमने इनपुट आउटपुट जो थ्योरी थी उसको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। बट जो रिसोर्स बेस्ड व्यू है ये मतलब कि उसके अपोजिंग है। द रिसोर्स बेस्ड व्यू अप्रोच टू द कम्पिटिटिव एडवांटेज कंटेंट्स दैट internal resources are more important than that of the external factors for firm in achieving and sustaining the competitive advantage. यहाँ पर ये बात की जा रही है इनपुट आउटपुट में जो आपके पास व्यू था, आपके पास इनपुट आउटपुट जो रिसोर्स व्यू था आपके पास, उसमें ये बात की जा रही थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल आपके पास फैक्टर्स हैं दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ द एक्सटर्नल, ठीक है। आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करे ना कि अपने इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर। जबकि रिसोर्स बेस्ड व्यू आपके पास ये कह रहा है कि जो आपके पास रिसोर्सेज इन हैंड है, फाइनेंसेस आपके पास हैं, ह्यूमन कैपिटल आपके पास है, R&D डिपार्टमेंट आपके पास है, एक आइडिया आपके पास है, ठीक। तो जो आपके पास रिसोर्सेज इन हैंड हैं, जो आपके पास इंटरनल रिसोर्सेज हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। और इसका फायदा आपके पास क्या होगा कि अगर आप जो है अपनी फर्म का कम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं और उसको सस्टेन रखना चाहते हैं तो आपके पास जो है
इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं बनिस्बत के एक्सटर्नल फैक्टर्स को। देखिए, हमने एक्सटर्नल असेसमेंट में हमने बात की कि हमारे पास जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूसली रैंडमली जो है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, और ये चेंज जो है कभी भी आपके पास कांस्टेंट नहीं रहती। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका जो चेंज होना है वो आपके पास जो है क्या करता है कि आपके पास जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है आपके पास। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो चेंज होना है वो आपके पास इंटरनल प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करने के साथ साथ आपके जो है ओवरऑल जो एक इमेज है कस्टमर के सामने उसको भी डिस्टर्ब करता है। तो वाई नॉट वी शुड फोकस ऑन दोज फैक्टर्स विच आर अवेलेबल, जो इंटरनली हमारे हाथ में है, दोज फैक्टर्स विच आर इन अवर हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। एक्सटर्नल को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, बट इंटरनल जो हमारे हाथ में है उनको हम इम्प्रूव तो कर सकते हैं। जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में हमने अभी देखा कि हमने बात की कि जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं ताकि जो आपके पास इंटरनल वीकनेसेस हैं उनको हम कन्वर्ट करें आपके इंटरनल स्ट्रेंथ्स के अंदर। और जब आपके पास इंटरनल स्ट्रेंथ्स जो है वो इम्प्रूव होंगी या इंटरनल स्ट्रेंथ आपके पास बढ़ेंगी तो इट लीड्स टुवर्ड्स अ कम्पिटिटिव एडवांटेज, और आप अपने कम्पिटिटिव एडवांटेज की तरफ फोकस कर सकते हैं। दैट्स व्हाट कि आप अपनी इंटरनल वीकनेसेस के ऊपर फोकस करें, उनको आप इम्प्रूव करें थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू रिसोर्स प्रोविजन, या जिस तरह से भी आप फिजिबल देखें, डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चर, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग इन, और उनको इम्प्रूव करने के बाद जो है आप जो है अपनी प्रॉपर चीज़ों को जो है वो अलाइन करें। तो इंटरनल रिसोर्सेज के ऊपर रिसोर्स बेस्ड व्यू का ज़्यादा फोकस है कि आप इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उनको आप जो है इम्प्रूव करें, अपनी ह्यूमन कैपेबिलिटीज बढ़ाएं, अपने लेबर की जो स्किल है उसको आप बढ़ाएं। और जब आपके पास एक स्किल्ड लेबर होगा तो वो स्किल या नॉलेज ऐसी चीज़, इसको छीना नहीं जा सकता, बल्कि स्किल या नॉलेज जितनी शेयर होती है उतना होता है वो इम्प्रूव होती है आपके पास। तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि इंटरनल रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस किया जाए बनिस्बत के एक्सटर्नल प्रोसेस के, दैट वी शुड फोकस ऑन दोज रिसोर्सेज विच आर इन आवर कंट्रोल, इन आवर हैंड। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट रेगुलेशन कब चेंज हो जाएंगी, इंटरेस्ट रेट का कब ऊपर नीचे हो सकता है, एक्सटर्नल आपके पास एक्सटर्नल वो आपके पास बढ़ सकता है, नई टेक्नोलॉजी का आना आपके पास, ये एक और हमारे पास प्रॉब्लम है। तो जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर कंट्रोल ही नहीं, हम उसे मॉनिटर कर सकते हैं बट उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट द डिसीजन टेकर्स। डिसीजन टेकर उस टेक्नोलॉजी का या उस चीज़ को बनना या वो हमारे हाथ में नहीं है, बट इंटरनली जो हमारे हाथ में है जिसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं उनको हमें जो है ज़्यादा इंप्रूव करना आपके पास। नंबर 2 हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास इंटरनल रिसोर्सेज कम फ्रॉम द 3 कैटेगरीज। जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं अब उनको हमने जो है 3 कैटेगरीज भी डिवाइड किया है, ठीक है। और इन 3 कैटेगरीज में आप देखें कि हमारे पास फर्म्स के हिसाब से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिफरेंट रिसोर्सेज होंगे। फिजिकल रिसोर्स में हमारे पास है प्लांट, फॉर एग्जांपल आप किसी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हैं और आप जो है एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर हैं, तो वहाँ पे आपके पास जो मेन आपके इंटरनल रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स, आपके पास क्या प्लांट है, ठीक है। तो हमारे पास इक्विपमेंट आपके पास इंटरनल जो है वो वाले, टेक्नोलॉजी आपके पास है, लोकेशन है, रॉ मटेरियल है, मशीन्स एक्सेट्रा। तो ये आपके पास तमाम के तमाम फिजिकल रिसोर्सेज हैं जो इंटरनली जो है आपके पास एक अवेलेबल है। ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एक्सेट्रा। अब देखिए हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स में आपके पास एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के अंदर आपके पास जो है एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास इतनी आसानी से नहीं आता। एक्सपीरियंस जो है आपके पास इम्प्रूव करता है आपके प्रोसेसेस को। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके पास फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, आपके इंटरनल जो चीज़ें हैं उनको जो है वो इम्प्रूव करता है, और डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। सजेशंस के हिसाब से, एडवाइस के लिहाज से ये हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपके पास जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम का होना, इंटेलिजेंस होना, स्किल्ड लेबर का होना, नॉलेज में वर्कर का होना या एबिलिटीज का होना, ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स के जो है इंटरनल हमारे पास है। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हमारे पास फर्म स्ट्रक्चर, आपके पास एक फर्म का पूरी जो हायरार्की है, प्लानिंग प्रोसेसेस आपके पास है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, डेटाबेसेस हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिन्हें आप कभी भी निगेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम देखें इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके पास क्या करता है कि जो भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स हैं उनको जो है मेंटेन करता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सेल्स के रिकॉर्ड और आपके पास लास्ट 20 ईयर्स का डाटा, आपके पास ये लास्ट 25 ईयर्स का डाटा आपके पास अवेलेबल है, ठीक। तो अब आपने लास्ट लेक्चर में जो है फोरकास्टिंग की टेक्निक्स पढ़ेंगे। हम फोरकास्टिंग के थ्रू जो है अपने जो है डिसीजन, फोरकास्टिंग एक डिसीजन मेकिंग टूल है जो कि हेल्प करता है मैनेजर्स को फ्यूचर के बारे में जो है डिसीजन लेने में।
तो आपने देखा कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम अवेलेबल है और डाटा आपके पास प्रॉपर स्ट्रीम्ड है, अरेंज्ड है, और आपने इसको इसी फॉरकास्टिंग के पर्पज के लिए रखा गया है, तो विद जस्ट वन क्लिक जो है आप अपने फ्यूचर को जो है फॉरकास्ट कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज को जो है वो प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह आपके पास देखें पेटेंट्स हैं। पेटेंट्स के आपके पास हैं कि आपका एक प्रोडक्ट है, प्रोटोटाइप है या प्रोडक्ट आपके पास है, उस प्रोडक्ट का क्या करते हैं आप कॉपीराइट से ले लेते हैं, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट मेरा है, इसके जो कॉपीराइट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो मेरे पास हैं। उसको पेटेंट जब आप करते हैं, वीपो हमारे पास है, वर्ल्ड इंटरनेशनल पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है, वहाँ पर जब आप उसको पेटेंट कर देते हैं तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास वो प्रोडक्ट अब प्रॉपरली पेटेंट हो जाता है कि ये प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट बिलोंग टू दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री और दिस स्पेसिफिक पर्सन। कोई भी बंदा उस प्रोडक्ट को या उस आइडिया को या उस फार्मूला को वो यूज करना चाहता है तो ही हैज टू पे द रॉयल्टी फी। तो उस बंदे को जो है वो फी पे करनी पड़ेगी आपको, जितना अरसा भी वो उसको यूज करता है या जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर वो यूज होता है आपके पास। तो आप देखें कि हमारे पास एक मोबाइल फोन आपके पास, आप उसके अंदर आपको कैमरा भी मिलता है, उसके अंदर आपको कैलकुलेटर भी मिलता है, उसके अंदर आपको जो है लॉट ऑफ फंक्शन आपके पास है, मैसेजिंग के लिए आपके पास है, वाईफाई भी आप यूज करते हैं। अब वाईफाई जो टेक्नोलॉजी है वो किसी मोबाइल कंपनी की नहीं है, वाईफाई या इंटरनेट जो है अब जो भी आप यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसी और कंपनी की है और वो उसको पेटेंट करवा चुके हैं। वाईफाई या इंटरनेट आपके पास है, इट वाज एक्चुअली ओरिजिनेटेड या ओरिजिनली ओरिजिनेटेड बाय द यूएस आर्मी, वहाँ उनका प्रोसेस था। अब वो पेटेंट उनके पास है, जहाँ भी किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप उसको यूज करते हैं तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द दैट स्पेसिफिक पेटेंट पर्सन या पेटेंट इंडस्ट्री जहाँ से जिसका वो पेटेंट है। तो आप सिर्फ मोबाइल की एग्जांपल लें, उसके अंदर कितने ज़्यादा पेटेंट्स का आपके पास जो है मटेरियल जो है वो प्रोवाइडेड होता है आपके पास। तो यहाँ पर पेटेंट क्या करता है कि आपके आइडिया को, आपके प्रोडक्ट को, आपके फार्मूला को प्रोटेक्ट करता है कि उसको मिस यूज ना किया जाए, ठीक है। पेटेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है या आपके जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसका थोड़ा सा क्वेश्चन हाई लेवल का, बट रिसर्च पेपर्स हमारे पास जो होते हैं जब आप उसको पब्लिश करते हैं तो आपका आइडिया क्या होता है वो उसको आप पब्लिक कर देते हैं, उसको कोई भी बंदा यूज कर सकता है। बट पेटेंट्स हमारे पास जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, आपके राइट्स जो हैं उनको क्या करते हैं वो कंट्रोल करते हैं, उनको आपके जो राइट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उसके प्रोडक्ट की जो रॉयल्टी है उसको जो है वो आपके पास कंट्रोल करता है और आप उसको जो है उसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हैं और कंपनीज मोस्टली ऐसा करती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिकन हमारे पास है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी एक है, उनको उनके सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं और 2 पेटेंट हैं उनके, और उन 2 पेटेंट से जो है वो $10 बिलियन पर ईयर जो है वो कमाते हैं। आप देख लें कि इतनी तो किसी पूरे मुल्क का बजट नहीं है हमारे पाकिस्तान का जितनी को एक यूनिवर्सिटी पेटेंट से 2 पेटेंट से अपने जो है वो कमाती है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेटेंट। सेम थिंग इज द ट्रेडमार्क, आपके पास लोगोज हैं, ठीक है, स्लोगन है, ये आपके पास सारे के हैं, ये आपके पास ट्रेडमार्क्स आपके पास हैं, कॉपीराइट्स, डाटाबेसेस, इससे ऑर्गेनाइजेशंस का जो डाटाबेस है इंफॉर्मेशन को हैंडल करना प्रॉपरली वो भी आपके पास के इंटरनल रिसोर्स है। उस डाटाबेस को यूज़ करते हुए आप जो है अपनी फर्म्स की जो है डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रेटजीज बनाने में, गोल सेट करने में आप जो है प्रॉपर इनपुट दे सकते हैं। रिसोर्स बेस्ड व्यू में हमारे पास जो मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, ठीक है, रिसोर्सेज आर ओनली वैल्यूएबल इफ दे हैव 1 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रिसोर्सेज का होना जरूरी है। अब अगर रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आपके पास बहुत से हैं, जिस तरह हमने अभी बात की कि हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं, बट हमारे पास कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो वैल्यूएबल होते हैं। हमारे पास अगर इन प्रॉपर्टीज में से एक भी प्रॉपर्टी अगर आपके रिसोर्सेज में है तो इट्स मीन दैट योर रिसोर्सेज आर मोर वैल्यूएबल। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो है रेयर, रेयर होना चाहिए, यूनिक हो, रेयर हो, कम हो, हर एक के पास अवेलेबल ना हो, हार्ड टू इमिटेट जिसको मतलब के डिफिकल्ट हो, जिसको बनाना, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसको बनाना जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो, नॉट ईजली सब्स्टिट्यूटेबल। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल आपके पास जो है वो नहीं है, तो ऑफ कोर्स ऐसा प्रोडक्ट जो है वो आपके पास वैल्यूएबल प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं डायमंड की, हमारे पास गोल्ड भी है बट गोल्ड से ज़्यादा जो वैल्यूएबल है वो डायमंड है, ठीक है। वजह आपके पास क्या है, एक तो रेयर है, डायमंड हर जगह अवेलेबल नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत कम जो है आपके पास जो होंगी जगह जहाँ से आपके पास डायमंड जो है वो निकलता है,
फिर हमारे पास हार्ड टू इमिटेट, उसको बनाना इतना आसान नहीं है डायमंड को, जो अंदर एक कार्बन कार्बन बॉन्डिंग है उसको बनाना, हर बंदा डायमंड बनाना ही मुश्किल काम है, नॉट इजली सब्स्टिट्यूटेबल। डायमंड का सब्स्टिट्यूट दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो आपके पास है वो आपके पास क्या है, डायमंड है मेटल्स के अंदर आपके पास। तो डायमंड आपके पास जो है इसके अंदर तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज आपके पास हैं। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा एक प्रोडक्ट है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ये तीनों की तीनों चीज़ें आपके पास हो, कि वो रेयर हो, हार्ड टू इमिटेट हो एंड नॉट इजली सब्स्टिट्यूटेबल, इट्स मीन कि वो आपके पास जो है वैल्यूएबल रिसोर्सेज आपके पास हो सकते हैं। ठीक, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, लास्ट हमने बात की, स्टार्ट हमने किया कि हमारे पास जो इंटरनल ऑडिट है उसको हमने डिस्कस किया, हमने उसकी नेचर डिस्कस की, फिर हमने रिसोर्स बेस्ड व्यू को हमने देखा। रिसोर्स बेस्ड व्यू में हमने बात की कि हमारे पास इंटरनल जो प्रोसेसेस हैं, इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बनस्बत हमारे पास एक्सटर्नल जो फैक्टर्स के या एक्सटर्नल रिसोर्सेज के। फिर हम अभी बात कर रहे हैं, तीसरा हमारा जो स्टेप वो हमारे पास है इंटीग्रेटिंग कल्चर एंड स्ट्रेटेजी। हम कल्चर को जो है, स्ट्रेटेजी जो है उसको हम इंटीग्रेट करें अपने कल्चर के साथ। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है क्या, फर्स्ट डिस्कस दिस पैटर्न ऑफ बिहेवियर डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एट इट लर्न्स टू कोप with its problem of external adaptation and internal integration is considered a valid and taught to new members। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन अपना जो है कल्चर सेट करती है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो है उनको सेट करती है, और उस नॉर्म्स एंड वैल्यूज को सेट करने का पर्पस ये होता है ताकि जो प्रॉब्लम्स आपके पास आपको आ रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने में या इंटरनल इंटीग्रेशन के अंदर, उनको आप प्रॉपर्ली सॉल्व करें। ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है दो प्रॉब्लम्स रहती हैं हर वक्त। एक तो हमारे पास ये है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसको अडेप्ट करना, उसको आपने अडॉप्ट करना है। अब उसकी जो अडेप्टेशन आपके पास है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, वो मुश्किल है क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, आप एसेस कर सकते हैं, बट जो उसके प्रोसेसेस हैं उन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं है क्योंकि वो डिसीजन टेकर्स जो हैं वो कोई और है, वो आप नहीं है। जबकि इंटरनली आपने उस एक्सटर्नल चेंज को जो है इंटीग्रेट कराना अपने इंटरनल प्रोसेसेस के साथ, ये हमारे पास एक और जो है मेजर इशू होता है। तो हमारे पास एक नया एम्प्लॉय आता है या नया मेंबर आता है, उसको जो है आपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर, ठीक है, जो बिहेवियर का पैटर्न आपने एक इंटरनली डेवलप किया गया है उसको अडॉप्ट करना, उसको मॉनिटर करना, उसके लिए आपको जो है प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो आपके पास है वही बात कर रहे हैं कि पैटर्न ऑफ बिहेवियर डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक पैटर्न बिहेवियर का, ठीक है, फॉर्मल नॉर्म्स एंड वैल्यूज आपके पास हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है एज इट लर्न्स टू कोप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सटर्नल एडेप्टेशन। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है जब मैच्योर होती चली जाती है तो वो एक्सटर्नल जो एडेप्टेशन आपके पास है उससे वो लर्निंग करती है, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं वो प्रॉब्लम से भी लर्न करती हैं और अपॉर्चुनिटी से जो है उनसे जो है वो लर्न करती कुछ सीखती हैं हमारे पास। और ये हमारे पास एक न्यू मेंबर को भी जब आता है उसको हमारे पास सिखाया जाता है। इस तरह हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर देखिए हम रिलेशनशिप अमंग द फर्म फंक्शनल बिजनेस एक्टिविटीज परहैप्स कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय फोकसिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड इंटरनल फिनोमेना दैट इन्फ्यूज थ्रू ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके पास जो हमने बात की डिपार्टमेंटलाइजेशन की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर सिनर्जी की, इंटरकनेक्टिविटी की, इंटरलिंकेज की, तो यहाँ पर यही हम बात कर रहे हैं कि जो फर्म के डिफरेंट बिजनेसेस आपके पास हैं, जो फर्म्स के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उनकी जो आपस में कनेक्शन हमारे पास है, उस कनेक्शन को जो है हम वो कनेक्ट कर सकते हैं या उसको हम फोकस कर सकते हैं थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एक इंटरनल फिनोमेना है जो कि आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ना सिर्फ लिंक करती है, ना सिर्फ इंटरलिंकेज का जो है वो करती है, बल्कि जो है फोकस करती है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपने इंटरनल कल्चर को और ज़्यादा अच्छी तरह से उनको समझें, इंटरनल जो पैटर्न्स हैं उनको मॉडिफाई करें अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल नीड्स, ठीक है, और इंटरनल प्रोसेसेस को इम्प्रूव करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो उन तमाम कल्चर्स को या उन पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स को अडॉप्ट करना जो है वो आसान हो। हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है वो हमारे पास है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स significantly affect business decisions and thus may be evaluated during as internal strategic management audit। हमारे पास इंटरनली जो है आपके पास मैनेजमेंट का ऑडिट भी होता है, फाइनेंस जो है उनका भी ऑडिट आपके पास होता है, बल्कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर्स आपके पास है उन सब का जो एक ऑडिट है, जो चेक लिस्ट है ऑडिट की, वो होना ज़रूरी है।
ठीक। और वो चेकलिस्ट या वो जो ऑडिट है वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि बिजनेस डिसीजंस को हम किस तरह से अपने इम्प्रूव कर पा सकते हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो यही बात की जा रही है कि जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है आपके पास बिजनेस डिसीजंस को। इसलिए ज़रूरी है कि जब आपका अपने पास इंटरनल स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का आप ऑडिट करें, ठीक है, इंटरनल स्ट्रेटजिक जब आप ऑडिट करें, आप अपनी मैनेजमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट या अपने एडवर्टाइजमेंट या आपके पास R&D का आपके पास है मैनेजमेंट सिस्टम, जब भी एक उनका आप ऑडिट करें तो उस ऑडिट के अंदर जो है आप जो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है उसको भी कंसिडर करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके पास बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को। अब हम यहाँ थोड़ी सी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो यूनाइटेड स्टेट वर्सेस फॉरेन कल्चर्स, ठीक है, कि हमारे पास जो यूनाइटेड स्टेट की जो फर्म्स हैं और जो फॉरेन कल्चर्स हैं उनको हम देखते हैं हमारे पास क्या है। एक्चुअली वी आर गोइंग टू कंपेयर द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स of US firms with the foreign cultures. To successfully compete in the world market, US managers must obtain a better knowledge of historical, cultural and religious forces that motivate and drive people in other countries. अगर आपने किसी भी नई कंट्री में जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी गिव एग्जांपल फॉर द US एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज जो दुनिया का मोस्टली जो आपके पास एंटरप्रेन्योर है या जो सबसे ज़्यादा बिजनेस आपके पास है वो अमेरिकन हैं, ठीक है। अमेरिकन के बाद आपके पास चाइनीज़ हैं, जैपनीज़ हैं, कोरियंस हैं, एक डिफरेंट इंडस्ट्री वाइज जो है चीज़ें जो है डिफरेंशिएट होती हैं। बट जो मैनेजर्स हैं US के हिसाब से, ये एक एग्जांपल ली गई, तो हम US मैनेजर्स की बात करेंगे कि अगर आप जो है किसी भी बिजनेस को किसी भी कंट्री में लेकर जाना चाहते हैं तो यू हैव टू फोकस ऑन 3 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक फॉर द हिस्टोरिकल फैक्टर्स, knowledge of the historical, इस कंट्री की हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल नॉलेज ऑफ दैट कंट्री। सेकेंडली यू हैव टू लुक फॉर द कल्चर, दैट यू हैव टू लुक फॉर द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ दैट कंट्री। एंड थर्डली यू हैव टू लुक फॉर द रिलीजियस फोर्सेस, रिलीजियस जो है किस किस चीज़ को इस कंट्री में रिस्ट्रिक्ट करता है या किस किस चीज़ को मोटिवेट करता है। आपको उन तमाम चीज़ों का जो है नॉलेज होना ज़रूरी है एक मैनेजर को। एंड दीज थिंग्स एंड ये जो 3 जो आपके पास फोर्सेज है, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस जो आपके पास फोर्सेज हैं, ये तीनों फोर्सेज क्या करते हैं, मोटिवेट एंड ड्राइव पीपल इन अदर कंट्रीज। इन्हीं की बेस पर लोग जो है अपना परचेजिंग डिसीजन लेते हैं, ठीक। और एक फर्म जो है मैन्युफैक्चरिंग है या रेदर हमारे पास कोई IT है, कुछ हम टेक्नोलॉजी बेस्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू लुक फॉर दीज 3 फैक्टर्स, ठीक है। अपना डिसीजन या बिजनेस वेंचर शुरू करने से पहले आपको इन तीनों चीज़ों को जो है वो देखना है और इन तीनों चीज़ों की बेस पर ही जो है आपने जो है अपने बिजनेस का जो है डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस इन जापान, अगर आप जापान में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इन जापान फॉर एग्जांपल बिजनेस रिलेशन ऑपरेट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर इज टर्मिनोलॉजी विच स्ट्रेसेस ग्रुप हार्मनी एंड सोशल कोहेजन। अगर आप जापान के अंदर बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको जिस चीज़ पर फोकस करना होगा वो करना होगा ग्रुप हार्मनी, के ग्रुप जो हमारे पास है उसके हार्मनी एंड सोशल कोहेजन, और सोसाइटी के साथ जो है सोशल कोहेजन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जापान के बिजनेस की जो है वो एक कल्चर है, अगर आप इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपका जापान के अंदर जो है सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से आप देखें चाइना के अंदर बिजनेस बिहेवियर रिवॉल्व अराउंड गुआंजी और पर्सनल रिलेशनशिप। आप अगर पर्सनल रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करेंगे चाइना के अंदर तो आपके पास जो है बिजनेस में सर्वाइव करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके पास हो जाएगा। इस तरह आप देखें तो हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल हमारे पास है कोरिया। इन कोरिया एक्टिविटीज इन्वॉल्व कंसर्न फॉर इनवा और हार्मोनी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट ऑफ हायरार्किकल रिलेशनशिप इंक्लूडिंग ओबीडियंस टू द अथॉरिटी। जापान में आपने देखा कि सोशल कोहेजन और ग्रुप हार्मनी के ऊपर ज़्यादा फोकस आपके पास। चाइना के अंदर आपने देखा कि लोग जो है पर्सनल रिलेशनशिप की बेस के ऊपर जो है बिजनेस को डेवलप करते हैं, जबकि आपके पास जो कोरिया है यहाँ पर जो है आपने रिस्पेक्ट करनी है या आपने हार्मोनी जो डेवलप करनी है बेस्ड ऑन द हायरार्किकल रिलेशनशिप। जो आपके पास टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट है, इसके दरमियान जो ओबीडियंस का जो फैक्टर है कि आपने ओबेंडेंट रहना है, ओबीडेंट आपने रहना है किसको, अथॉरिटी को। तो इस अथॉरिटी के साथ जो आपका लिजान है या इस अथॉरिटी को जो आपने ओबीडियंट जो उसके रहना है, अथॉरिटी को जो मानना है आपने, ये आपके पास जो है कोरियन कल्चर में। तो आपने देखा कि तीनों कल्चर जो है वो आपके पास मुख्तलिफ है, इन तीनों कल्चर्स का अपना एक स्टाइल है। अगर आप
जापान में जाके ग्रुप हार्मनी और सोशल कोहेजन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स आप बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अगर आप चाइना के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं तो यू लुक फॉर द पर्सनल रिलेशनशिप। आपको अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप हैं, जो आपका पर्सनल सोशल नेटवर्क है, उसको आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज वहाँ पर आपके पास जो है बिजनेस को चलाना या लेकर चलना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह आप कोरिया के अंदर देखें तो कोरिया के अंदर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन जो हायरार्की है, उस हायरार्की के जो है आपने ओबीडिएंट रहना है। अथॉरिटी जो है उसको आपने कभी बाईपास नहीं करना। अथॉरिटी को बाईपास करने से क्या होता है आपके पास कि आप जो है अपने सीनियर्स को छोड़ के, बॉस को छोड़ के आप डायरेक्ट नेक्स्ट टू द बॉस उसके पास चले जाते हैं। तो ये आपका ऑफ कोर्स अथॉरिटी को बाईपास करना कहलाता है। अगर आप कोरिया के अंदर रह के अथॉरिटी को बाईपास करेंगे तो वहां पर आपका जो बिजनेस सर्वाइवल है वो आपके पास बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक और पॉइंट जो हमारे पास यूएस का हम रिलेशनशिप देख रहे हैं, यूएस फर्म्स का दूसरे कल्चर्स के साथ इसमें हमारे पास है, यूएस मैनेजर्स हैव अ लो टॉलरेंस फॉर साइलेंस whereas Asian managers view extended period of silence as important for organization and evaluating one's thought. The book lists other important differences between US and foreign managers. हमारे पास एक और जो चीज़ हमारे पास जो यहाँ पर बात की जा रही है वो हमारे पास है कि यूएस के जो मैनेजर हैव लो टॉलरेंस फॉर द साइलेंस, जबकि जो एशियन मैनेजर्स हैं व्यू एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ साइलेंस एज इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड वैल्यूएटिंग वन थॉट्स। तो ये देखिए आप दोनों के दरमियान हमारे पास जो डिफरेंस है हमारे पास है। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है प्रोबेबली द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू द इफेक्टिवनेस ऑफ यूएस मैनेजर्स और मैनेजर्स हमारे पास है फ्रॉम अदर और मैनेजर्स फ्रॉम द अदर कंट्री वर्किंग इन एन अदर is the fact that is important impossible change attitude of the foreign workplace। हमारे पास एक और जो है ऑब्स्टेकल जो है ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस का, और फॉर एग्जांपल ऑफ द यूएस मैनेजर्स या वो मैनेजर्स जो किसी और कंट्री में काम करें, in fact that it is almost impossible to change the attitude of the foreign workplace। आपका जो वर्क प्लेस है, आप जिस कल्चर के अंदर भी रह रहे हैं, आपको उस कंट्री के कल्चर के लिहाज से आपको अपनी जो है चीज़ों को अडॉप्ट करना है। अगर आप किसी मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं तो आपको यूएस मैनेजर को मुस्लिम्स के लिहाज से सब कुछ अपने पास जो चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके जो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस है वो आपके पास जो है प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करेगी। अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाना है और आप ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपरली लेके चलना चाहते हैं तो यू हैव टू फॉलो दीज 3 प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनको हमने बात की। सेकंड हमने कहा कि हमारे पास टॉलरेंस जो है फॉर साइलेंस वो यूएस में लो है, दे हैव टू इम्प्रूव दैट। एंड थर्ड हमारे पास जो है कि फॉरेन जो एटीट्यूड है ऑफ द फॉरेन वर्क प्लेस उसको जो है वो चेंज करना होगा आपको। जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, द सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास सेइंग है जो कि एक किस्म की एडवाइस है यूएस मैनेजर्स को या कोई भी दुनिया में एंटरप्रेन्योर है या कोई भी मैनेजर्स है। दिस सेइंग वाज फ्रॉम बिल पार्कर, प्रेसिडेंट ऑफ द फिलिप्स पेट्रोलियम इन नॉर्वे। इनका कहना है द सिस्टम ड्राइव्स यू, यू कैन नॉट फाइट द सिस्टम और कल्चर। अगर आपको किसी सिस्टम में रहना है तो आपको सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज द सिस्टम, द कल्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज द वन हु इज ड्राइविंग यू, हु इज द मोटिवेशन फोर्स बिहाइंड यू। आप जो हैं वो उस सिस्टम या कल्चर के साथ कभी भी फाइट नहीं कर सकते। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसी को हमने लेके चले तो हमारे पास जो लास्ट हमने एग्जांपल दी कि जापान के अंदर आपके पास जो है ग्रुप हार्मनी, उस पर फोकस नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको जो है सिस्टम में सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। चाइना के अंदर अगर आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे, अगेन सेम प्रॉब्लम। कोरिया के अंदर अगर आप अपनी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने से जो सीनियर्स हैं जो आपके पास एक हायरार्की है उसके आप ओबीडिएंट नहीं होंगे, अगेन प्रॉब्लम। तो इस सेइंग से आप यही आप अंदाजा लगा सकते हैं, द सिस्टम ड्राइव्स यू, you cannot fight the system or culture। yes, changes are possible but at the initial point you have to work with the system। आपको सिस्टम के साथ चलना है और सिस्टम के साथ है वो चीज़ों को जो है मैनेज करना है, अदरवाइज आपके पास चीज़ें जो है वो मुश्किल हो जाएंगी। हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप कल्चरल प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको आपको साथ लेकर चलना है। और ये जो 9 डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास हैं, बल्कि 8 अगर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, इन 8 एलिमेंट्स को आपने प्रॉपरली ध्यान से लेकर चलना है। और यही वो 8 एलिमेंट्स हैं जो कि आपको जो है आपके पास इंटीग्रेट करेंगी आपकी स्ट्रेटजी को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी को विद द कल्चर ऑफ दैट थिंग। द फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज द वैल्यूज, देन द बिलीव्स,
then the rights of that country, then rituals, then myth, symbols, heroes, legends, these all are linked with the cultural products। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। इन तमाम चीज़ों की जो डिटेल्स है वो आपके पास टेबल 4.1 मैंने एक आपके पास यहाँ पर शेयर की है, इसको आप यहाँ से जो है वो पढ़ सकते हैं। जो हमारे पास आज की जो लेक्चर सीरीज़ है, इसका जो हमारे पास आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास, जो आज का लेक्चर हमारा, इसके जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास, वो हमारे पास है मैनेजमेंट के ऊपर हमारा फोकस है कि हमारे पास जो डिफरेंट फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, हम उनको देखेंगे। इसके बाद हम जो है वो बात करेंगे आपके पास फाइनेंस की, अकाउंट्स की, आपके पास जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो जो आपके पास डिफरेंट फंक्शंस जो हमने 5 पढ़े थे इनिशियली, जो है मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवाता हूँ चीज़ों को कि जो हमारे पास इनिशियली जो आपके पास हमारे पास जो फंक्शंस जो हमारे पास यहाँ पर आए हैं उनको हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमने बात की थी जो हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास फंक्शंस हैं यहाँ पर हमने जो है वो बात की थी यहाँ पर कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है इट कम्स फ्रॉम मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग। इन तमाम फैक्टर्स को हम अभी स्टडी करेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है, मैनेजमेंट जो है इंफॉर्मेशन का सोर्स किस तरह से है, मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आपके पास इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो इनको हम देखेंगे इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। हम मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, रिसर्च, मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये हमारे पास 5 के 5 एरिया आपको कवर करने पड़ेंगे कि 5 एरिया किस तरह से एक इंफॉर्मेशन सोर्स बनते हैं और वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो कौन सी ऐसी चेक लिस्ट है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारे पास जो इंटरनल जो इंफॉर्मेशन है वो एक जो है वो जनरेट की जा सके। तो हम मैनेजमेंट को देखते हैं हमारे पास के जो मैनेजमेंट का हमारे पास फंक्शंस हैं वो हमारे पास क्या हैं और किस तरह से हमें फैसिलिटेट करेंगे। तो हमारे पास जो मैनेजमेंट के फंक्शंस अगर आपके पास हैं इनको आप थोड़ा सा अगर आप फोकस करें तो आप देखेंगे कि आपके पास जो हैं वो 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं और ये 5 मैनेजमेंट फंक्शन आपके पास किसी न किसी एंड के ऊपर जो है वो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी को जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। फंक्शंस हमारे पास जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शंस हैं, राइट हैंड साइड के ऊपर पास स्टेजेस व्हेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी के फेजेस के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं ये चीज़ें 5 फंक्शंस। अगर हम इनको थोड़ा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास चीज़ आती है प्लानिंग, देन हमारे पास जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग, देन हमारे पास है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, एंड फोर्थ वन इज द स्टाफिंग, ठीक है, हायरिंग, स्टाफिंग, एंड द लास्ट वन इज द कंट्रोलिंग। जो आपके पास प्लानिंग का फेज है वो आपके पास जो फंक्शन मैनेजमेंट के स्ट्रेटजी के अंदर जो हमारे पास फंक्शन है बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर वो हमारे पास हेल्पफुल हमें होता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर, जबकि ऑर्गेनाइजिंग जो आपके पास है वो आपको हेल्प करता है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज अगेन हमारे पास स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर है। स्टाफिंग जो हमारे पास है, हायरिंग है, तो आपके पास अगेन हमारे पास स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन फेज है। जबकि जो कंट्रोलिंग है वो हमारे पास स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन फेज है। तो आपने देखा कि जो मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस हैं उनमें से जो 3 फंक्शंस हैं organizing, motivating and staffing, these 3 functions playing an important role in the strategy implementation। जबकि आपके पास जो प्लानिंग का फेज है वो आपके पास स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में आपके पास सपोर्ट कर रहा है, जबकि जो कंट्रोलिंग का फेज है वो आपके पास स्ट्रेटजी एवेल्युएशन के अंदर जो है वो आपको जो है वो सपोर्ट कर रहा है। हम इन तमाम फंक्शंस की जो हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखते हैं। प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज मैनेजरियल एक्टिविटीज related to preparing for the future। of course प्लान कर रहे हैं आप, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, गोल्स बना रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, और इन तमाम जो भी एक्टिविटीज़ हैं, इस तमाम प्लानिंग का जो पर्पस है वो आपके पास क्या है कि जो आपका विजन है उसको आपने किस तरह से इंटेन करना है, उसको आपने अचीव करना है। स्पेसिफिक टास्क इंक्लूडिंग फोरकास्टिंग, establishing objective, devising strategies, developing policies and setting goals, these are some of the major आपके पास जो है वो प्लानिंग की फंक्शंस हैं। इसके अंदर फर्स्ट चीज़ हमने देखा फोरकास्टिंग, कि आप अपने पास जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए, प्रीवियस डाटा को देखते हुए, सेल्स रिकॉर्ड को देखते हुए, एक्सपेंसेस को देखते हुए आप क्या करते हैं कि आप अपना जो फ्यूचर है उसको आप प्रेडिक्ट करते हैं। यहाँ पर आप फिर जो भी आपने एक फ्यूचर प्रेडिक्ट किया उसके मुताबिक फिर आप अपने जो है ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं, पॉलिसीज डेवलप करते हैं और उस हिसाब से अपने पास गोल सेट करते हैं। ठीक, प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी
स्टेजेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। जो भी आपके पास एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस हमारे पास है, हमने देखा कि 3 चीजें हमने देखी, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड देन एवेल्युएशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है वो हमारे पास है प्लानिंग। हमारे पास प्लानिंग के ऊपर टाइम लगाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को, और प्लानिंग जो आपके पास अगर अच्छी तरीके से और तरीके के साथ और एक प्रॉपर वे से की जाए आपके पास प्लानिंग, तो आपके पास ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है, आपके पास मोस्टली फोकस किया जाता है कि प्लानिंग के अंदर आप अपने पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करें, उनका फीडबैक लें, उनसे सजेशंस लें, ताकि जो आप को प्रॉब्लम्स इम्प्लीमेंटेशन फेज में आने हैं वो आपको ना आ सके। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये कहा जाता है कि जो प्लानिंग है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, प्लानिंग जो है वो एक्सपेंसिव होती है, इसलिए प्लानिंग के ऊपर टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके पास जो है वो इम्प्लीमेंटेशन और उन चीज़ों पे ज़ाया करना चाहिए। टाइम कहीं भी आपके पास ज़ाया नहीं हो रहा होता अगर आप प्लानिंग प्रॉपरली करते हो, ठीक है। आपका प्लानिंग जो है वो ऑफ कोर्स अगर पेनफुल है तो इम्प्लीमेंटेशन फेज आपके पास क्या होगी, वो आसान होगी और एवेल्यूएशन उससे भी ज़्यादा आपके पास आसान होगी। अगर आप प्लानिंग फेज के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो प्रॉपरली उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उन एक्टिविटीज़ को आप जो है प्रॉपर डिपार्टमेंट्स को जो है वो एलोकेट कर देते हैं और फिर अकाउंटेबल बना देते हैं कि आपने ये काम करना है, और टास्क एलोकेशन हो जाती है विद प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, अथॉरिटी ट्रांसफर के साथ आप सब कुछ कर देते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन का फेज आसान होगा। इसीलिए एक और बात यहीं पर मैं ऐड करूंगा कि आप मैनेजर्स को ये बात कही जाती है, लिटरेचर इस को फोकस करता है, सपोर्ट करता है आपके पास कि आप जो अपनी लो मैनेजमेंट है, जो आपके पास मिडिल मैनेजमेंट है, उनको भी आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के फेज में जो है इन्वॉल्व करें, उनको भी अपने डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाएं, उनसे सजेशंस लें, उनसे आप इनपुट लें, ठीक है। उनकी इनपुट इसलिए जरूरी है कि दे आर द वन हु आर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसेस और प्रोडक्ट और वट एवर इट इज होल, जो आपके पास डिसीजन, आपके पास स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, वो इम्प्लीमेंट होनी है मिडिल मैनेजमेंट के ऊपर, या आपके पास इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर, ठीक है। तो अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो आपके पास प्रोसेसेस को स्मूथली जो है लेकर चलना वो आपके पास आसान होगा, क्योंकि आपको इनिशियली पता होगा कि आपके पास जो लो मैनेजमेंट है, जो मिडिल मैनेजमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर ये प्रॉब्लम आते हैं, आप प्रॉपर अपने टाइम को एक अलॉट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास नेक्स्ट जो टाइम उसके अंदर जो डेड लॉक का फेज है, आपके पास डेड लॉक जो है वो ना आए और आप प्रॉपर्ली जो है चीज़ों को लेकर चलें। इसलिए प्लानिंग के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं होता आपका, बल्कि प्लानिंग अगर आपके पास अच्छी होगी तो आपके पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो इजी होगा और स्मूथली आपके पास क्या होगा, वो आपके पास काम चलेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग। हम इनको देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग includes all those managerial activities that result in a structure of task and authority relationship। आपके पास जो स्ट्रक्चर है ऑफ द टास्क, जो टास्क प्रोवाइडेड है, एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप, और अथॉरिटी जो उस टास्क के साथ आपको दी गई उस रिलेशनशिप को है। स्पेसिफिक एरिया इंक्लूड, आपके पास जो है वो हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, जॉब स्पेशलाइजेशन, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन एंड एनालिसिस, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारे पास तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो है इंटरनल ऑर्गेनाइजिंग के आपके पास जो है फंक्शंस हैं। आप इन तमाम फंक्शंस में आपके पास देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है वो आपके पास क्या है। जॉब स्पेशलाइजेशन, आपकी जो जॉब है स्पेशलाइजेशन हमारे पास क्या है। जो आजकल हमारे पास कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री के अंदर, वो हमारे पास क्या, आप जॉब के रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट है उसको आप जो है वो हायर करना है। अगर आपके पास मार्केटिंग की जॉब है तो आप मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हायर करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट्स का कोई मसला है तो आप जो अकाउंट्स का स्पेशलिस्ट बंदा है वो आप लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बंदों को हायर करना नहीं है, यहाँ पर है स्पेशलाइज्ड बंदों को हायर करना है। जिस चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है, जिस स्किल की ज़रूरत है, जिस स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, उसी स्पेशलिस्ट को जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो हायर करती है। देन आपके पास डिस्क्रिप्शन, जो आपने स्पेशलाइज्ड पर्सन हायर किया है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसने जॉब में कौन कौन सी चीज़ों को जो है करना है। देन स्पेसिफिकेशन, उस जॉब की स्पेसिफिकेशन आपके पास क्या है, उस जॉब का डिज़ाइन क्या है, एनालिसिस क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल आपके पास क्या है। स्पैन ऑफ कंट्रोल असल में अथॉरिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कि आपके पास जो एक मिडिल मैनेजमेंट है उसके जो मैनेजर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं आपके पास जो लोअर मैनेजमेंट आपके पास है। देन द मैनेजर्स ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट दे आर आंसरेबल टू द टॉप मैनेजमेंट। देन टॉप मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो आपके पास जो है प्रेसिडेंट को आंसरेबल होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर हायरार्की होती है और आपके पास उस हायरार्की के अंदर हर बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी
टास्क का, और वो अकाउंटेबल होता है उस टास्क के अंदर जो अथॉरिटी उसको दी गई उसकी वो अकाउंटेबल होगा उस अथॉरिटी का भी। ठीक है, तो ये टास्क जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकला जो आपके पास डेलीगेशन ऑफ द पावर, और अथॉरिटी जो है उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो है यहाँ पर। ऑर्गेनाइजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन फेज। ऑफ कोर्स हमारे पास जो ऑर्गेनाइजिंग है, वंस यू हैव द क्लियर स्ट्रेटजीज, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर गोल्स, फिर आप अपनी ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये गोल्स, ये स्ट्रेटजीज किस किस डिपार्टमेंट की जो है वो किस किस डिपार्टमेंट का पार्ट है, आप उनको डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो आपके पास लेबर आपके पास है, जो वर्कर्स हैं, आप उनके अंदर जो है उस टास्क को डिवाइड कर देते हैं और फिर इजीली आप उसको मॉनिटर करते हैं आपके पास। वंस आपने स्ट्रेटजी बना ली, प्लान कर लिया, आपने स्ट्रेटजी बना ली, आपने अपने पास गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स जो थे और जो स्ट्रेटजीज थी वो आपने अपनी डिफाइन की, फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग फेज के अंदर आपने स्पेशलिस्ट बंदे हायर किए। ठीक है, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स उनको आपने पूरा किया और आपने टास्क को जो है वो क्या किया, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टास्क डिस्ट्रीब्यूट किया, अथॉरिटी आपने जो है वो डिवाइड कर दी। नाउ आपके पास अब आपके पास जो है काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन फेज हो चुकी है। द थर्ड फंक्शन इज टू मोटिवेट दोज एम्प्लॉयज, जिनसे आपने काम लेना है, जिनको आप अथॉरिटी ट्रांसफर कर चुके हैं, जिनको आप जो टास्क जो है वो डेलीगेट कर चुके हैं। अब यहाँ पर इस फेज के अंदर आप क्या करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन इन्वॉल्व एफर्ट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर। ऑफ कोर्स ह्यूमन बिहेवियर को आपने इस तरह से शेप करना है ताकि जो गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं उनको हम किस तरह से फुलफिल कर सकें। आपने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, उनको आपने रिसोर्सेज देने हैं, उनको आपने इंसेंटिव्स देने हैं, रिवॉर्ड्स की पॉलिसीज आपने डिजाइन करनी है ताकि आपके पास एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेडली जो है वो काम कर सकें और वो मोटिवेशन जो है उनके लेवल लो ना हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है उससे आपके पास डिस्टर्ब ना हो। स्पेसिफिक टॉपिक्स इंक्लूड लीडरशिप, आपकी इंटरनल लीडरशिप, लीडरशिप का बिहेवियर। ठीक है, देन कम्युनिकेशन चैनल आपके पास क्या है। हमारे पास कम्युनिकेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन में चैनल्स मोस्टली यूज किए जाते हैं वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हम कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी, एक हमारे पास होता है क्लोज डोर पॉलिसी। क्लोज डोर पॉलिसी आपके पास ये है कि जो आपके पास लोअर मैनेजमेंट है, जो आपके पास मिडिल मैनेजमेंट है, दे आर नॉट अलाउड टू सी द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लोज डोर में आप सिर्फ अपने से जो टॉप मैनेजमेंट उससे से आप बात कर सकते हैं, उससे ऊपर जो है आप नहीं जा सकते। जबकि ओपन डोर पॉलिसी के अंदर आपके पास ये है कि आपके पास कोई भी एम्प्लॉय किसी भी लेवल का, वजह से मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट, वो आपके पास डायरेक्टली जो है वो सीईओ के पास आपके पास जा सकता है। अब दोनों पॉलिसीज के अपने जो हैं वो एडवांटेजेस भी हैं, उनके डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट जो लिटरेचर है या जो आपके पास जो साइंटिस्ट हैं, जो आपके पास स्ट्रेटजिस्ट हैं आपके पास, वो मोस्टली फोकस करते हैं ओपन डोर पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, ताकि हर एम्प्लॉय को इक्वल राइट दिया जाए कि वो आए, अपनी बात बता सके और अपनी बात को जो है वो शेयर कर सके आपके पास। थर्ड चीज हमारे पास है वर्क ग्रुप्स। आपने मोटिवेट किया, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इंडिविजुअल काम को नहीं देखा जाता बल्कि फोकस किया जाता है कि आपके पास टीम्स के अंदर काम किया जाए, ग्रुप के अंदर आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, एक आपके पास सोल पार्टनरशिप में आपके पास जो है अपना बिजनेस हो वहां तो आप सिंगल काम करें, बट जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको डिफरेंट ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो उन ग्रुप्स के अंदर जो इंटरेक्शन है, ग्रुप के अंदर जो एक हार्मोनी है उसको रिटेन रखना, जो आपके पास ग्रुप रिलेशनशिप जो मैनेज करना, ये तमाम आपके पास इस मोटिवेशन के अंदर आते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटीज, हमने कहा कि जब आपको कुछ स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है तो उसके साथ आपको अथॉरिटी भी अलॉट की जाती है। ठीक है, अब जो डेलीगेशन ऑफ पावर है, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, उस पावर को रिटेन रखना और उस पावर को मुनासिब तरीके से यूज करना, तो एंड ऑफ द टाइम यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट अथॉरिटी जो आपको दी गई थी। ठीक है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए तो उसकी जजमेंट भी बहुत जरूरी आपके पास होता है। जॉब एनरिचमेंट एंड सो ऑन। Motivation is another important factor in the strategy implementation phase. Then the staffing activities are centered on personal or human resource management. Included are wages and सैलरी कैसे उनकी होगी, हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट्स के हैं, इंटरव्यूइंग, हायरिंग, फायरिंग, ट्रेनिंग, एम्प्लॉय सेफ्टी एंड सो ऑन, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दिस फेज। हमारे पास स्टाफिंग के अंदर तमाम ये चीजें जो आपके पास हैं, जो रिलेटेड विद योर स्टाफ हैं, हमारे पास वो तमाम आती हैं। ये हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर। अब जो कंट्रोलिंग का हमारा जो प्रोसेस है, कंट्रोलिंग रेफर टू ऑल दोज मैनेजरियल एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट विद प्लान्ड रिजल्ट्स।
स्ट्रेटजी जो आपके पास कंट्रोलिंग का फेज है वो हमारे पास एवेल्युएशन का फेज होता है एक्चुअली। ये हमारे पास स्ट्रेटजी एवेल्युएशन जो लास्ट फेज उसके अंदर होता है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में आप प्लान करते हैं, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में आप जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, स्टाफिंग करते हैं आपके पास। लेकिन इस फेज़ के अंदर आप चेक करते हैं कि वेदर जो हमने फर्स्ट फेज़ जो प्लानिंग था उसमें जो हमने स्ट्रेटजीज बनाई थी, जो हमने गोल और एक्टिविटीज़ हमने सेट की थी, वेदर मतलब कि वो प्रॉपरली जो है आपके साथ इसके साथ लिंक्ड हैं या कि लिंक्ड नहीं है। आप अपने रिजल्ट्स को मैच करते हो अपने स्ट्रेटजीज के साथ। अगर जो आपके पास आउटपुट आ रही है, जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो प्रॉपर हों और एक्यूरेट हों और वो सपोर्ट कर रहे हों आपके पास जो स्ट्रेटजीज जो हमने प्लानिंग फेज में बनाई थी, तो फिर तो जो है इट्स मीन के प्रोसेस आपके पास सही चल रहा है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स का आपकी स्ट्रेटजी के साथ कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। की एरियाज ऑफ कंसर्न इंक्लूड क्वालिटी। यहाँ पर जो आप फोकस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्वालिटी है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस, क्वालिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपने इसके दरमियान में किया। आपके पास फाइनेंशियल आपके पास आउटकम क्या आ रही है, आपके पास सेल्स आपके पास क्या है, इन्वेंट्री आपके पास कितनी बच गई। ठीक है, एक्सपेंसेस कंट्रोल, एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस, रिवॉर्ड एंड सैंक्शंस, ये तमाम चीज़ें आप जो है इनको आप यहाँ पर जो है फोकस करते हैं और देखते हैं। कंट्रोलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्ट्रेटजी एवेल्युएशन फेज ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक स्टेप्स। तो आपके पास मे भी ये क्विज आपका आ सकता है, ध्यान से इन 4 पॉइंट्स को आप देखें कि कंट्रोलिंग आपके पास जो है इसमें जो 4 बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। आपको परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट करने हैं और वो स्टैंडर्ड्स आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के अंदर। उन स्टैंडर्ड्स को आप देखेंगे और अपने करंट परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आपको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपने परफॉर्मेंस को मैनेज करना पड़ेगा आपके पास। मेजरिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, इसके साथ साथ आपको स्टैंडर्ड्स के सेट करने के बाद आपको इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस दोनों को आपको जो है वो देखना पड़ेगा। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस टू द प्लान परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ऑफ कोर्स आपके पास जो स्टैंडर्ड एक चीज़ बन चुकी है, आपके पास बेंचमार्क बन चुका है, आप अपनी करंट परफॉर्मेंस को उन बेंचमार्क के साथ मैच करेंगे कि वेदर वी आर heading towards those standards or not। ठीक है, एंड लास्ट वन इज टेकिंग करेक्टिव। इफ हमारे पास जो करंट परफॉर्मेंस है वो आपके पास नहीं आउटकम आपको दे रही अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड, तो आप क्या करेंगे, आप करेक्टिव एक्शंस आपके पास वो लेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था। हमने अपने इंटरनल असेसमेंट है उनको हमने डिस्कस किया, हमने उसमें बात की हमारे पास नेचर ऑफ इंटरनल ऑडिट, हमारे पास इंटरनल ऑडिट हमारे पास क्या है, किस तरह का हमारे पास होता है, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और हमें इंटरनल ऑडिट की इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से आती है। तो उसके बाद हमने बात की अपने पास रिसोर्स बेस्ड व्यू की। रिसोर्स बेस्ड व्यू को हमने कहा कि अपोज करता है इनपुट आउटपुट थ्योरिस्ट को, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास डिस्कस किए थे हमने। यहाँ पर हमने बात की थी इसकी जो क्रंच है रिसोर्स बेस्ड व्यू का, दे आर मोर फोकसिंग ऑन द इंटरनल रिसोर्सेज देन दैट ऑफ द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इसके अंदर बनिस्बत के एक्सटर्नल रिसोर्सेज को। इंटीग्रेटिंग कल्चर एंड द स्ट्रेटजी विद द कल्चर। फिर हमने बात की कि हम कल्चर्स को जो है वो स्ट्रेटजी के साथ किस तरह से लिंक करते हैं। हर कंट्री का अपना कल्चर है, हर कंट्री की अपनी जो है वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं और हम अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको उस कल्चर के हिसाब से सेट करनी। जैसे हमने बात की थी हमारे पास जो है जापान के अंदर आपके पास है ग्रुप हार्मोनी और पर्सनल रिलेशनशिप। चाइना के अंदर ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने का। फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े, हमने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस को लिंक किया अपने पास। स्ट्रेटजिक बिजनेस मैनेजमेंट के जो आपके पास 3 डिफरेंट हिरार्कीज हैं, दैट इज द स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजी एवेल्युएशन। हमारे पास जो प्लानिंग है 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट की, देन हमारे पास जो है वो ऑर्गेनाइजिंग है, देन हमारे पास मोटिवेटिंग है, स्टाफिंग है एंड कंट्रोलिंग है। हमने इनको से लिंक किया। जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे अपने पास ऑडिट चेकलिस्ट की। ठीक है, मैनेजमेंट जो हमने अभी डिस्कस की मैनेजमेंट के फंक्शंस, उनकी चेकलिस्ट के हम कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो हम करें, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल जो मैनेजमेंट है उसको हम असेस कर सकते हैं कि वेदर वी आर अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड्स और नॉट। फिर हम मार्केटिंग के ऊपर बात करेंगे, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग किस तरह सपोर्ट करती है। देन एट द एंड वी शुड हैव अ मैनेजमेंट ऑडिट चेकलिस्ट हमारे पास होगी। देन सेम वी डिस्कस अबाउट द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड देन हम बात करेंगे इनकी चेकलिस्ट की। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो है ऑलरेडी प्रोवाइडेड जो है मार्केटिंग, मैनेजमेंट और फाइनेंस को उनको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।